बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ अब एक नई डेडलॉक की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने जवाब तैयार कर लिया है और जो सानिया 9 मई पर कमीशन था उसकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की जा रही। इस खबर में किस हद तक सदाकत है, इस पर बात करेंगे। और क्या ये पॉसिबल है कि सानिया 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन बन जाए और तहकीकात शुरू हो जाए और जो कैदी हैं तहरीक-ए-इंसाफ के वो रिहा हो जाए बशमूल तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन के, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये मामला हल नहीं होगा और अदालतों ने मामला हल करना है। लेकिन हुकूमत के पास ऐसा क्या है कि तहरीक-ए-इंसाफ मुतमईन हो जाए और ये डिमांड पूरी हो जाए, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि 31 जनवरी डेडलाइन है। और आज एक और बड़ी खबर के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभाल रहे हैं और इस ओहदा के चार्ज संभालने के बाद क्योंकि बड़ी खबरें आ रही थी कि तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा ट्रंप साहब के आने से, और जब ट्रंप साहब चार्ज संभालेंगे तो ऑल ऑफ सडन जो है हालात चेंज हो जाएंगे, कोई फ़ोन कॉल आएगी और बानी चेयरमैन साहब जो है वो बाहर हो जाएंगे और तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात जो है वो कम हो जाएंगी। गो तहरीक-ए-इंसाफ की लॉबिंग फंड भी जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा प्रेशर ले सकती है या कोई ऐसे प्रेशर पर जो है वो किसी भी कैदी को रिहा किया जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर बात होगी। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि जो सज़ा है तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की 190 मिलियन पाउंड केस में, उसकी अपील का मामला चल रहा है कि अपील दायर होगी और कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट जो है बड़ा कोई रिलीफ दे देगी और ऑल ऑफ सडन जो है वो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, या सज़ा कलदम हो जाएगी या बेल हो जाएगी और तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर कि आज वाज़ेह पैगाम आया है बानी चेयरमैन का जी कि अगर कमीशन ना बने तो मुज़ाकरात ख़त्म। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम नून से तल्ला के भट्ट साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नईम हज़रत पंजोता साहब ने हमें जान किया तहरीक-ए-इंसाफ से, नईम भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। भट्ट साहब, मुज़ाकरात आप कह रहे थे कि 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई तहरीरी डिमांड नहीं आई आपके पास, वो भी डिमांड आपके पास पहुंच गई, अब जवाब देना था आपने, इस पर भी 4-5 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक जवाब नहीं आया और ये कहा जा रहा है कि आपने जवाब तैयार कर लिया और कोई कमीशन नहीं बनने जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल इन्होंने 3 हफ्ते वेस्ट किए कि जो कहते हैं ना कि चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने देने में टाइम लगाया। आपकी इनकी 2 डिमांड्स आई हैं जी, ठीक है जी। उसमें देखें, ये हुकूमत अगर खाली मुस्लिम लीग नून की नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, काफ लीग, हमारे इत्तेहादी जितने हैं उनको हम ये बता देंगे। तो उसके बाद 7 दिन का टाइम था, 8 दिन का टाइम, उसके बाद जो जवाब इनको हम देंगे वो ज़ाहिर है सारी अपनी इत्तेहादी जमातों से मिल के। पर बात ये है कि कैसा कमीशन ये बनेगा कि केस अदालतों में चल रहे हैं, 9 मई के हवाले से लोगों को सज़ाएं भी हो चुकी हैं और कई लोगों ने माफिया मांग के सज़ाएं ख़त्म भी कराई हैं, तो उस पर कैसे कमीशन बनेगा? ठीक है, ये तो अब जब सब सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनसे मशवरा होगा, फिर वो जो कुछ आएगा वो जवाब उनको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये उन्होंने कहा था जी कि हमारे जो अल्लाह ना करे कोई लोग दुनिया से चले गए हैं, कहते कोई कहता था 78 है, आप इन्होंने नाम एक भी नहीं दिया। देखे ना, आप नाम दे देते 13 है, 12 है, 11 है, 13 की फिगर दे रहे हैं ना, नहीं नाम नहीं दिए ना जी, फिगर पे तो नहीं चलता ना काम। आपने डिमांड में लिख रहा, आप नाम लिखते फलां इब्ने फलां, तो हम फिर हुकूमत उनकी तहकीकात करती कि इसमें क्या, नाम इन्होंने नहीं दिए। तो अब ये उधर भी देख रहे हैं, अभी कहते हैं हमारे उधर हो रहे हैं अब मुज़ाकरात। बात ये है कि वो इनको जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं यकीन, अब मैं पहले बात नहीं कर सकता कि जिन लोगों के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं उनमें आप इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि सानिया 9 मई के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं तो उस पर कमीशन नहीं बनना चाहिए? मेरा तो यही ख्याल है, नहीं बनेगा, उस पर कैसे कमीशन बनेगा? आप मुझे पता है अदालत इंटरफेयर करने देगी आपको, आप उनको कहें जी इनको घर भेज दें, कैसे भेज दें? हाँ, अदालतों में ही जाना है, अदालतों ने उसका फैसला करना है। बाकी ये जो दूसरा है कि इन्होंने जो नाम अगर बताए होते तो वो नाम की फहरिस्त आ जाती, वो पता करती हुकूमत, इन्होंने वो नाम नहीं दिए, आपके सामने है। बाकी जिस तरह के हालात चल रहे हैं
इमरान खान साहब, मैं पहले कहता था, पहले दिन ही 9 मई के वाक़े के बाद दूसरे दिन कह देते कि गलती होगी, माफ़ी मांग लेते कौम से कि मैंने अपनी फोर्सेस पे चढ़ाई की है और मैंने गलत किया अपने लोगों को। देखे ना, जितने लोग भी अब तक सज़ा हुए हैं वो सारे तरीके इंसाफ के हैं। आपने कई फुटेज देखी होगी, कई लोग तो जिन्होंने माफिया मांगी वो बाहर आए, जेल से बाहर, वो नारे लगा रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं आप देखें। तो इस तरह है कि अपोजिशन करें इमरान साहब, लेकिन आप वो अगर किसी और जगह देख के बात कर रहे हैं कि मैंने वहाँ बात करनी है वहीं से, नहीं तो फिर अमेरिका जिससे आज़ादी दिला रहे थे कौम को, अब उसकी तरफ देख रहे हैं, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चलें बात करते हैं, तरीके इंसाफ से बात करते हैं। नहीं भाई, आपकी तरफ आ रहा हूँ, बताइएगा कि आपने डिमांड तो दे दी और हुकूमत का जो गिला था वो दूर हो गया कि तरीके इंसाफ डिमांड नहीं दे रही, आपने लिख के दे दिया, लेकिन अब क्या ये डिमांड जो है वो पूरी हो पाएंगी? ये बड़ा अहम सवाल है सर। 7 दिन दिए थे आपने और विदिन 7 डेज जो है अभी तक जवाब तो कौन नहीं आया आपको? हाँ, बहुत शुक्रिया जी, मौका दिया आपने दावत दी। देखें, आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात जो है उसमें तमाम तर चीजें उन्होंने की हैं, बताई हैं और मीडिया से भी बात की है। तो हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है। हम ये मौकफ रखते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ठीक है, ये बड़ा क्लियर मौकफ है जी। अगर नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सही है। अब इसके लिए हमने मुकम्मल तौर पर प्रॉपर इन्हें टाइम दिया। 2 महीने होने वाले हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। देखिए, नोटिफिकेशन करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप हमें लिख के दें, कैदी आपके कितने, उनके नाम बताएं, फलां करें। जब आपने पकड़ा हुआ है, जेलों में रखा हुआ है, मुकदमात में इम्प्लीकेट किया हुआ है, तो जिसने कैद किया हो, क्या उसे नहीं पता कि कितने लोग हैं? क्या आप जब हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई बंदा कहता है कि मेरे केसेस की बताई जाए, तो आप फौरन नहीं लेकर आ जाते कि ये केसेस हैं? आपने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, गायब किया हुआ है, आपको नहीं पता तो किसको पता है? ये तो फिर आंखें बंद करने वाली बात हुई ना, ये तो बात ना मानने वाली बात हुई। ये तो वो क्या कहते हैं ना, दूध पी के सोने वाली बात हुई। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई इस बात की अगर कमजोरी समझता है कि हम इस बात से, इस मौकफ से पीछे हट जाएंगे, या कोई ये समझता है कि हमने अगर मुज़ाकरात की बात की है तो हम लेट गए हैं या बिल्कुल जो है वो घुटनों पर आ गए हैं, तो ये गलतफहमी। हम मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने अपना टाइम फ्रेम दिया है। तो अगर ये नहीं करते तो खान साहब का बड़ा दो टोक मौकफ है कि आप मुज़ाकरात जो है फिर आगे नहीं। लेकिन नासिर भट्ट साहब ये कह रहे हैं, सर नासिर भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि सानिया 9 मई के मुकदमात जेर समाअत हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, आप खुद वकील हैं, कि ऐसे मामले पर कमीशन कैसे बन सकता है कि जिनके मुकदमात जेर इल्तवा हों? कहीं को सजा हो चुकी है। देखें, 9 मई के बारे में मैं यूं ही बात करने लगा था। ये कैसे 9 मई के मुकदमात हैं जिसमें एक भेस बदल कर बंदा जो है, पुलिस का एहलकार एक टेबल के नीचे छुप जाता है जमान पार्क के अंदर और वो तमाम तर गुफ्तगू जो है वो वहां पर सुन लेता है। यानी अगर आपने प्लान करके फिर बंदा भेजा था तो फिर उसे कोई रिकॉर्डर ही दे देते कि वो रिकॉर्ड कर लेता। और ऐसे कैसे मुमकिन है, जहां पर तलाशी ली जाती है, एक बंदा एक पत्ता नहीं हिल सकता, वहां पर एक बंदा पूरा छुप के टेबल के नीचे बैठ गया। इसी तरह जूम की मीटिंग हो रही है जी चक्री के अंदर, तो वहां पर जनाब वो बंदा घुस गया पुलिस वाला। तो हमारी कोर कमेटी के मेंबरान कोई ऐसे तो नहीं है कि हम एक दूसरे से अननोन है, खान साहब की परमिशन से एक बंदा शामिल होता है। वो कैसा भेस बदला कि उसकी शक्ल ही बदल गई, वो नई पंजोथा बन गया या कोई अली अमीन बन गया, या उसकी शक्ल का कोई बंदा आके बैठ गया और उसने सारा सुन लिया। ये झूठे केसेस हैं। एक तरफ वही 9 मई के केसेस हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में खान साहब भी बरी हुए हैं और वो केसेस जो हैं मुख्तलिफ वर्कर्स भी हमारे बरी हो चुके हैं। हाँ। एक तरफ वही केसेस हैं कि जो मेन समझो कि मुद्दई है, यानी आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही अगर सजा देंगे अपनी अदालत एक बना के, तो वो कैसे केसेस हैं कि एक तरफ वही केसेस आम अदालतों से बरी हो रहे हैं और दूसरी तरफ अगर फौज ट्रायल करती है तो लोगों को सजा दे। सजा किस बात पे है? आपने झंडा क्यों पकड़ा हुआ है, आपने नारा क्यों मारा, आपने वहां पर कप क्यों उठाया, आपने एक दीवार को जो है ठुड्डा क्यों मारा? सदर पाकिस्तान का ऑफिस जो है सबसे बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। हाँ। वहां भी अगर कोई जाकर कोई तोड़ फोड़ करता है तो वहां एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो है वो मुकदमात चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि बंद कमरे के अंदर ट्रायल किया जाए। और कमीशन क्यों बनाया जाता है? कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि अगर 2 ओपिनियंस आ जाएं, 2 राय आ जाएं, तो फिर कमीशन बनाया जाता है। और कमीशन कोई पीटीआई का नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा
या फिर जो है वो अगर वो समझते हैं कि 3-4 उन्होंने नाम देने हैं, 3-4 फिर हम दे देंगे नाम और फिर उस पर कमीशन बन जाएगा। वो तमाम तर दोनों फरीकैन को सुनेगा, वो हकायक सामने पेश करेंगे, सबूत सामने पेश करेंगे, तो उसके बाद कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन कसूरवार है। इमरान खान ने कहा है कि अगर पीटीआई का कोई बंदा इन्वॉल्व पाया जाता है तो हम खुद इसे पार्टी से निकालेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान को आप 9 मई की पैदाइश के अंदर सजा दें। सर उस सजा कौन देगा? खान साहब ने बात की एक जुमला जो खान साहब ने जो आज की जो मेन लाइन थी, जो खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा है कि ये जो फार्म 47 वाले हैं ये डरावने ख्वाब देखते हैं। 2 तरह, वो डरावने ख्वाब कौन से हैं? एक ख्वाब है कि जी फार्म 47 वाला किस्सा खुल जाएगा, और दूसरा ख्वाब देखते हैं कि अगर बातचीत इनकी होती है तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो जब ये ख्वाब से बीदार होते हैं तो उठते ही चलाते हैं और कहते हैं जी 9 मई 9 मई 9 मई। तो ये बेसिकली 9 मई के पीछे छुपते हैं। सर ये ख्वाब कैसे पूरे होंगे, मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, मामला फिर वहीं जा रहा है डेडलॉक की तरफ जहाँ पहले था। आप कह रहे थे कि डिमांड्स नहीं आ रही, अब 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, डिमांड्स आ गई। आप कह रहे हैं कि कमीशन बन नहीं सकता, जो साहब कह रहे हैं कि कमीशन के बगैर मामला हल नहीं होगा। तो फिर कैसे, तो फिर लगता है कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे। देखें, मैंने कहा था ना कि इमरान खान साहब का रवैया यही है, वो ऐसी बातें करते हैं, उनको पता। ये आप मुझे बताएं, अभी मेरे भाई बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं नाम ही बता दें उनका, ठीक है, या किसी और मुल्क की तरफ देख रहे हैं। बात ये है 9 मई के लोग, आप मुझे बताएं कि वो वीडियो में वो कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं बार बार कहता हूँ फिर दोहराने लगा हूँ, वो हम से है या पीटीआई से है? वो जिन्होंने हाथों में झंडे बांधे हुए हैं, सरों पे भी लगाए हुए हैं, और वो तोड़ फोड़ इतनी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, वो सिर्फ लाते मार रहे हैं कि उन्होंने आग लगा दी, कोर कमांडर का घर सारा जला दिया? जी आप मुझे बताएं, कोर कमांडर का घर किसने जलाया? आप कह रहे हैं वीडियोज हैं, तो वीडियो सामने नजर आ रही है ना। देखें, एक बात सुने, इमरान साहब की वीडियो नहीं है, किसने आग लगाई? कोई वीडियो नहीं। अच्छा, तो आग आप ही लग गया खुद ही? तो सर किसने लगाई फिर आग? और उन लोगों ने लगाई है जो सारा करवाना चाहते हैं। ये इनसे हालत देख लेना। अब अपने घर को मैंने आग लगाई है, फिर मैं कहूँ सारी बात है, पीटीआई का एक जवाब चाहिए था ना उनके ऊपर जुल्म सितम करने का, तो पूरा प्लान नजर नहीं आया। अच्छा, किसने कहा कि आप तो गोलियां चलाई गई हैं और कहा जा रहा है कि पीटीआई नहीं चला दी है? ठीक है, पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि गोली चली है। मैं एक मुझे बात बता दे, चले आपने बात की, किसने कहा था कि कोर कमांडर के घर जाओ? किसने कहा जीत के ऊपर जाके हमला करो? किसने कहा था कि इमरान खान को हाई कोर्ट से अगवा करो? नहीं, आप मुझे बताएं, हम लेके गए आपको, जनाब आप लोगों के ऊपर जुल्म से फिर आप मुझे ये किसने कहा था कि हमारे 26 लोगों को शहीद करो? किसने कहा था कि आप हमारे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करें? किसने कहा था? मैं बताता हूँ, बात सुने, आपको किसने कहा था? डी चौक में आए, हाई कोर्ट ने जब इजाजत नहीं दी कि आपको जाके हम उधर संजाने में जगह दे रहे हैं, आपके साथ गैर मुल्की कौन लेके आया? हम लेके आए। की पुलिस जो पकड़ी गई, जो जिन लोगों को शहीद किया, रेंजर्स वालों को, एक पुलिस वाले को, हमने कहा था किसी ने शहीद नहीं किया। अफगानी बाशिंदों की बात कर रहे हैं। मैं अफगानी बाशिंदों की बात कर रहा हूँ जो पकड़े गए, वो हम लेके आए। रहायशी है जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, किसका पीटीआई? अच्छा, आज आपके साथ है ताल्लुक, रिश्तेदार है। आज तक किसी सियासी जमात के साथ कोई गैर मुल्की आपने देखा है? आज तक किसी सियासी जमात ने कभी अपनी फोर्सेस पे हमला किया है? आज तक किसी सियासी जमात ने जाके जीएचक्यू पे हमला किया है? आज तक किसी ने जाके कोर कमांडर का घर जलाया है? आज तक किसी ने जाके शोधा की यादगारें थी उनको जाके जलाया? यार को खुदा खौफी कर रहे हैं आप लोग। एविडेंस को नहीं कह रहे हैं। वो आप मुझे बताएं, वो जो पेंट लहरा रहा था वो कौन था? वो भी हमारा बंदा था जिसने घरों में घुस रहे हैं, लोगों को नंगा कर रहे हैं, वो कौन है? देखिए ना, आप मैं और बात करता हूँ, आप जवाब मुझे और देते हैं। आपने एक बंदे ने जो 200 बंदे शहीद हो गए, एक ने कहा 13 हो गए, एक ने कहा 2 दर्जन हो गए, वो किधर है? आपने डिमांड बताई तो हमें बताया, वो नाम किधर है जो आपने दिए हैं? एक नाम बता दें जिन लोगों की आपकी डिमांड है कि हमें वो नाम आपने बताए हैं कि कौन लोग आप कहते हैं जो झूठ आप बोलते हैं जी के फलां बंदा शहीद हो गया? फेरिस का नाम आपने दिए किसी एक का? बिल्कुल दिए। किधर दिए? बिल्कुल दिए। किसको दिए? हमें तो नहीं दिए आपने। अगर नाम दिए होते तो बिल्कुल सामने आता, हम ढूंढ लेते।
लिस्ट मेरे भाई, अदालत में लिस्ट जमा करवाई है, अदालत में देखिए ये इनकी हालत है। आपने डिमांड चार्टर और डिमांड में क्यों नहीं नाम दिए? आप बताएं क्यों नहीं नाम दिए आपने? लिस्ट भी दे देते हैं, लिस्ट देते ना आप, अभी भी लिस्ट देंगे तो उसकी तहकीक होगी। और एक दूसरी बात है, अल्लाह ना करे एक बंदा भी दुनिया से चला जाए, आप लोग कहते हैं कि 13 बंदे उनके माँ बाप उनको वो ना बच्चे मिले तो वो तो सड़कों पे आ जाए। यार अल्लाह ना करे एक बंदा भी जाए। आप झूठ बोल के तो इस तरह मत करें ना, आप नाम बताएं उनके, तो वो सड़कों पर बैठ जाए। नहीं देखे ना लोग आते हैं गुमशुदा लोगों के, आपने एक का नाम नहीं दिया। आप बताएं 13 बंदों के नाम बताएं क्या है, आप लिस्ट में देते हैं उनको, जब आपने चार्टर ऑफ डिमांड दिए कोर्ट में नहीं, आप मुझे बताएं कि जब दो पार्टियां बैठती हैं तो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है या नहीं होता, लेकिन डिमांड क्या लिख के दी जाती है। ये नाम बंदे देते थे 13 बंदों के, साबित कर दें इन्होंने नाम दिए, ये इल्जाम लगाते हैं। नहीं नईम साहब वो कह रहे हैं सर कि फहरिस्त देना, वो 13 बंदे आपने क्यों नहीं दी फहरिस्त वहां? बिल्कुल अदालत में दी है यार, फिर देखो अदालत में ये इल्जाम लगाते हैं, फिर वो साबित नहीं कर सकते। आपने हमें कहा, हम आपको भी अभी दे देते हैं, आप देखें ना हर जगह पर चलें सर, अभी उनके हवाले कर दे जब आपकी मुलाकात होगी। निकाल रहा हूँ जिसमें से तमाम तर लिस्ट निकाल के मैं आपको दे देता हूँ। तो ये आपने वहां क्यों नहीं दी? ये भी हमें नहीं दी, तो ये आपका जो है जो झूठ है। अब्दुल रशीद साहब हाजी, अच्छा मैं पंजोता साहब वो ये कह रहे हैं सर, पंजोता साहब ये लिस्ट आपने वहां क्यों नहीं दी? अब्दुल मोइन साहब और आपने लिस्ट वहां क्यों नहीं दी? मोहम्मद इलियास साहब, इलियास हुसैन है जी, वो कह रहे हैं सरदार शफीक अहमद खान, कोई बंदा किसी बस में एक्सीडेंट में मर जाए आप उसका नाम दे दें, उमर खान है जी, ये तो नहीं होता ना। है ये जनूबी पंजाब से है जी, अहमद वली साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि फहरिस्त सर इनके नाम आपने दिए, मोहम्मद अली साहब, गुल खान है जी, ये गुल खान है, अल्लाह ना करे कि बंदा भी चला जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपने वो नाम क्यों नहीं दिए जिसके ऊपर तहकीक होती है? ये लोग हैं, हॉस्पिटल से हम चेक करते हैं, इमरजेंसी चेक करते हैं, एक नाम बता दें आप जो अगर लिख के दिया तहरीर में, ये इसलिए आप मुझे बताएं ना, आपने झूठ बोल बोल के इस हालत तक पहुंचाया, इसी चक्कर में आपको 190 मिलियन, सच्चे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं। आपने तो 190 मिलियन का झूठ बोला, आपको 14 साल सजा हो गई। आपके लीडर ने सबसे बड़ा करप्ट साबित हुआ, सजा हुई है खुददारी की वजह से, वो बिगौड़े नहीं बने, बिगौड़े नहीं बने, खुददारी की वजह से हुई है। और लंदन में एक तहकीक हुई है, वहां पे चोरी पकड़ी की है, उसके काला धन पकड़ा गया है। नवाज शरीफ ने देखें वो ब्लैक मनी थी, वो व्हाइट नहीं थी, वो मलक रियाज एमसीए ने सर जो लीडर है सर्टिफाइड चोर साबित हो गया, उससे बेईमानी की, चोरी की मलक रियाज के साथ मिलकर। मेरी बात सुने नईम साहब, नईम भाई मेरी बात सुने, इस सच झूठ का फैसला किसने करना है आखिर? कमीशन ने करना है फैसला। आपने नाम लिख के दिए, आप कलमा पढ़ के गए थे, चले वही झूठा है, वही झूठा है। पंजोता साहब है, आप मुझे बताएं, ये इनका झूठ देखें, आपने नाम लिख के दिए, आप इसमें अब मुझे कलमा पढ़ते हैं कि आपने कमीशन को नाम लिख के दिए अपने? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहता हूं कि हमारे बंदे शहीद हुए, हमने अदालत में भी नाम जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रही है। मकार हैं आप तो, देखिए आप मक्कारी कर रहे हैं ना, आप नए नाम दिए अल्फाज का चुनाव, इसीलिए इमरान खान की हालत है, चोरी में पकड़ा गया है, अभी उसने 190 मिलियन मलक रियाज के साथ धोखा किया और पैसे आने थे अवाम के स्टेट बैंक के अकाउंट में। आपके जो 2 नंबर इमरान खान है, जो जुआ, देखो के लिए आपने कब्र में जाना है जनाब, आपने नहीं जाना, आपने बाहर जाना, बोल के लोगों पर गोली चली है, अभी सर्टिफाइड चोर है सर, सर्टिफाइड चोर है, मेरा पकड़ा गया है। बट साहब क्वेश्चन ले लें बट साहब, अब वे फॉरवर्ड क्या है जब वो झूठ सच का फैसला नहीं हो रहा तो जारी बात है वो कमीशन क्या? आप मुझे एक बात बताएं प्लीज, 190 मिलियन का केस था ना, इन्होंने वो केस 1 साल चला, लंदन की मलक रियाज ने वहां घर खरीदा, एनसीए एक इदारा यूके का, पाकिस्तान का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वहां उसके जब घर उसका होल्ड हुआ 1 हाइट पार, तो उन्होंने कहा ये पैसे कहां से लाए हो? मलक रियाज नहीं साबित कर सका। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे पैसे किसके नहीं, देखो उनका कानून है, अगर वो हिंदुस्तान का शहरी होता ना मलक रियाज, पैसे हिंदुस्तान जाते, वो पाकिस्तान का शहरी था, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया,
पाकिस्तान देना इन्होंने था अकाउंट नंबर स्टेट बैंक का एक जो होता है, इन्होंने क्या किया, मिली भुगत की, ये सब अली बाबा चाली चोर है। मलक रियाज, शहजाद अकबर, इमरान खान, फराह गोगी, बुशरा बीबी और एक वो जुल्फी बुखारी बाहर बैठा है, इन्होंने प्लानिंग बनाई, चलो हुकूमत पाकिस्तान ने तो लिख के भेजा ना अकाउंट नंबर, वो जो मलक रियाज ने जुर्माना जमा कराना था। अगर बरतानिया को ये पता होता तो वो पैसे इनसे पूछते। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये इन्होंने जो हमने क्वेश्चन किया इन्होंने सही जवाब दिया होगा। वो पैसे जमा हो गए मलक रियाज के जो उसके ऊपर जुर्माना था। हाँ, क्यों भाई? उसके अकाउंट, और उसके अकाउंट में फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो पैसे वहां से स्टेट बैंक से उस मलक रियाज के अकाउंट से निकले और स्टेट बैंक में गए जो अवाम के पैसे थे। आप मुझे बताएं ये चोरी आपने की हमने की? अकाउंट जाके जो एनसीए ने इंक्वायरी वहां की थी, यहाँ नहीं की थी, क्यों पैसे उसके अकाउंट में डाले? आपके पास को आपने फिर अलकादर यूनिवर्सिटी ले ली, उससे 400 कनाल जमीन ले ली। फर्क होगी कि वो आइडियो आती थी कि मुझे इतने कैरेट सोना वो चाहिए, हीरा चाहिए, किस चीज का था? क्यों हंस रहे हैं नईम साहब? बताएं ना ये सच्ची। अच्छा बताएं, ये पूछ रहे हैं फिर बात वो जो है ना इनकी बात हो पाएगी ना मेरी बात हो पाएगी। आप करें आप करें। मैंने तो बता दिया, आप बताएं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो नैब का आईओ पेश हुआ है अदालत के अंदर, उसने बड़ी गवाही खुलेआम दी है और बड़ी क्लियर दी है। आप जरा उस ऑर्डर को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। उसने कहा है कि ये पैसा जो है हुकूमत पाकिस्तान का, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था, ये उसने बयान दिया है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उसने एक बात का जवाब लेना, आप सुन लेना। अगर एक सिर्फ छोटी सी बात सवाल पूछेंगे, फिर उसने ये भी बयान मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक बात इमरान खान साहब मेरी एक बात सुने, उसका जवाब दे दें। पता ही नहीं आएगा ना, देखिए मैं दे दूंगा ना जवाब। नहीं, एक बात सिर्फ पूछता हूँ, आपने कहा ना कि वो पैसे, अगर वो पैसे ब्लैक मनी में होती तो पैसा जो अकाउंट होल्ड था वही डी फ्रीज हो जाता। मलक रियाज का पैसा था, उसका अकाउंट जो है उसका वीजा 10 साल के लिए खत्म, कैंसिल। बेटे का, बीवी का, मलक रियाज की बेटी का, वो 10 साल लंदन नहीं जा सकते। उनसे सुन लेना उनसे। जी नईम साहब, वही कर रहा हूँ गुजारिश। जो आपने सवाल करना है, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैंने पहली गुजारिश की कि नैब के आईओ ने यह कहा कि किसी तरह भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। ये उसने खुद बयान दिया। नंबर 2 उसने ये बयान दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया। तो फिर मुझे बताएं कि कहां पर वो पैसा खाया। ये जो कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट लिया, मेरा क्वेश्चन ये है, सुन लें, अलकादर ट्रस्ट के अंदर पैसे आए, उसके अकाउंट के अंदर पैसे आए, उसका फर्नीचर, मेरा क्वेश्चन सर ये है, जाती नहीं है, वो पब्लिक ट्रस्ट है। नहीं भाई, क्वेश्चन ये है, बट साहब उसका ट्रस्टी कौन है? बट साहब सर क्वेश्चन, उसका ट्रस्टी इमरान खान है, लेकिन उससे और बुशरा बीबी है, ले सकता, उसको बेच नहीं सकता, उससे उसकी किसने दी है? नहीं कर सकता। आप एक मिनट नईम साहब, मुझे सर ये बता दें, मुझे ये बता दें इसी तरह के सर, मुझे बन जाएगा। और अगर इमरान खान और बीपी ट्रस्टी देती तो कोई और भी ट्रस्टी बन सकता है। बट साहब एक मिनट, नईम साहब मुझे जमीन किसने दी बता दें सर, ये बता दें मुझे नईम भाई कि वो पैसा पाकिस्तान का था या किसी और का था? वो पाकिस्तान का पैसा नहीं था, वो मलक रियाज का जाती पैसा था। अच्छा, मलक रियाज का जाती पैसा था, इसलिए वो गया अपना उसके अकाउंट में, इसलिए गया था वो जी, उसके अकाउंट में गया था और उसके अकाउंट से सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। उसके अकाउंट जो मशरक बैंक का जो अकाउंट है उनकी जो है वो बरखुरदार है, औरत, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, तो वो उनके अकाउंट में दुबई में गया, वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट में आया। वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आना था। और ये बात जो है वहां की कोर्ट के डिसीजन के अंदर भी लिखी हुई है कि ये बिल्कुल वहां पर तय था कि ये सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में पैसा जाए। अच्छा एक मिनट, मुझे आप सवाल कर रहे थे, अब आप एक मेरे सवाल का जवाब दे दें, एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दे दें। यूके में जब इंक्वायरी हुई है, अगर मलक रियाज का वो पैसा ठीक होता, व्हाइट मनी होती, जो 3 अकाउंट फ्रीज थे, एक घर 1 हाइट पार्क था, तो फिर मलक रियाज का तो अकाउंट वहीं डी फ्रीज हो जाता और उसके पैसे लाल के थे वहीं रहते। यार को खुदा को भी। अच्छा एक और उसका वीजा कैंसिल क्यों हुआ 10 साल का? ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान लाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने जुर्माने में जमा करवाना चाहता है। कौन लाना चाहता है? फॉर एग्जांपल पड़े हो दुबई हो, मामला और है नईम साहब, एक मिनट। अच्छा सर एक बात थोड़ी बता दें, फिर उसका वीजा क्यों कैंसिल हुआ 10 साल के लिए? मलक रियाज का, उसके बेटे का, उसकी बीवी का, उसके बच्चों का, बताएं, इसका जवाब दें।
देखिए बात यह है कि वीजा उसका कैंसिल जो हुआ है, तो क्या उसका इमरान खान में का कोई कसूर है? यार ये देखिए, मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, उसका वीजा कैंसिल करवाया नहीं, इसके अगर वाइट मनी थी, काबीना की मंजूरी हुई ना सर, काबीना की मंजूरी हुई ना नईम साहब, अगर वो पैसा इल्जाम लगाया कि 190 मिलियन पाउंड आपने रख लिया, आपने तो ये इल्जाम लगाया कि वो जायदाद जो है आपने अपने नाम करवा ली, आपने तो कहा कि आपने उससे फायदा लेकर ये सारी, ये मैं बता देता हूँ, उसके अकाउंट में पैसे, तो ये अलकादर ट्रस्ट जो है वो पब्लिक ट्रस्ट है। किसने वो जमीन दी है? वो जमीन किसने दी है? चलें आगे बढ़ते हैं, इस बहस को छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं आगे भी ट्रस्ट में जाएगा। अच्छा 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है उसने, ये वो तो आप सर्टिफाइड चोर हो गया, उसके बारे में तो क्या सादक और अमीन। नईम भाई एक मिनट सर, आगे बढ़ते हैं, छोड़ें इस बहस को, आगे बढ़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी चार्ज संभाल लिया, आज क्या होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा कोई? देखिए खान साहब ने कहा है कि मैं किसी सूरत भी किसी तरीके से भी कोई जो ये समझते हो कि मैं कोई डील वाला रास्ता इख्तियार करूंगा तो वो नवाज शरीफ और गिरफ्तारी करें, मैं बिल्कुल अपने अदालती जो हमारा सिस्टम है उसे रिहाई जो है वो लूंगा। किसी सूरत भी उन्होंने किसी चीज से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई, उन्होंने अपनी पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर करने के लिए बुकला टीम को वकालतनामों पर भी दस्तखत कर दिए हैं। हाँ। जिसके लिए बुकला टीम जो है वो बिल्कुल वहां पर रजू करेगी और वहां पर अपनी दरखास्त देगी, सस्पेंशन की होगी और फिर उसके बाद अपील जो है में डिसाइड होती रहेगी। इमरान खान तो ये हम तो बिल्कुल अदालतों से रजू किए हुए हैं और ये तो गलत प्रोपेगेंडा है जी कि देखें जी के पहले ये गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थे, तो आप कहते हैं जी गुलामी हमें मंजूर है। देखिए हम पहले भी कहते थे मुदाखलत बंद होनी चाहिए, और अगर मुदाखलत से हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके हमारी हुकूमत यहाँ पर तब्दील की तो ये ना किए, हम तो अब भी नहीं कह रहे अगर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जियों पर कोई गलत बात नहीं है, ये उसको आप गुलामी ना कहिए। ये देखें ना, ये चुप करेंगे तो आप मुझे बताएं, आप तो पाकिस्तान को अमेरिका से आजाद करने आए थे, अब वो ट्रंप से आजाद कराएंगे हमें, उसके बाद अब अमेरिका से आजाद कराएंगे। जवाब दे दिया मैंने, जवाब दे दिया। जवाब तो आपने ये भी दे दिया है कि इमरान खान कन्विक्ट हो गया, उसको सजा हो गई 14 साल, उसने मलक रियाज से मिलके 190 मिलियन की चोरी की, अवाम का पैसा उठा के इनको भेज दिया। चलें ठीक है, नईम साहब अब इन्होंने यही करना है, अब किधर क्या सादक और अमीन, वो आपका सादक के साथ बनाए इसको। चलें नईम साहब, नईम साहब बहुत शुक्रिया, नईम साहब बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन मुझे जल्दी यहाँ पे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकी के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कैसा होगा अमेरिका और स्पेशली पाकिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल कैसे होगी, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात कैसे होंगे और ट्रंप साहब जो है वो दुनिया के साथ क्या बर्ताव करेंगे, तल्लुकात कैसे रखेंगे। बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को भी दुनिया को भी कि अमेरिका के साथ उसके रिलेशन जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बरसत मौजूद हैं आज असदुल्लाह खालिद साहब वाशिंगटन डीसी से, वॉइस ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। असद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, आखिर 20 जनवरी का दिन आ गया आपके अमेरिका में और ट्रंप साहब भी आ गए हैं, क्या तवक्कुआत हैं सर अमेरिकी के, स्पेशली जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ हैं उस पर बड़ी निगाह है दुनिया की कि वो क्या पॉलिसीज लेके आते हैं स्पेशली अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात कैसे होंगे? देखिए अभी जब तक वो चार्ज संभालते नहीं हैं और आके अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देते तब तक तो हम इंतखाबी वादों को साइड पे रख के अगर उसकी नजर में देखते हैं तो शायद हम पहली टर्म से कंपेयर कर सकते हैं। पहली टर्म में जब वो आए थे तो हमने यूरोप के साथ भी देखा कि उन्होंने ताल्लुकात जो थे वो थोड़े से रीशेप किए, उसके अलावा बाकी दुनिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ उनके शुरू में ताल्लुकात जो थे वो कुछ ऊपर नीचे रहे, लेकिन जब अफगानिस्तान के विड्रॉल का टाइम आया तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थोड़ी सी डिफरेंट नौइयत के हो गए। तो एक जो क्लैरिटी अगर हम ये कहें कि वो क्या करेंगे आके, तो ट्रंप जैसे लीडर से जो एक्सपेक्ट यहाँ पे भी और पूरी दुनिया में भी किया जाता है कि उनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे आके। जहां तक ये है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, तो अमेरिका में इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि मास डेपुटेशन की, जो कि वो मुसलसल अपनी रैलीज में भी बात कर चुके हैं और यहाँ पे ये भी बात हो रही है, मीडिया ये भी कह रहा है कि जो मास डेपुटेशन का सिलसिला है वो इलीगल इमिग्रेंट्स से वो शुरू करेंगे। तो अगर वो होता है तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अमेरिका के लिए। शायद आज तक अमेरिका ने ऐसा कुछ स्टेप जो है वो नहीं लिया जो शायद हमें सर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में देखने को मिल सकता है, जो खास तौर पे उनकी वादों और उनकी स्टेटमेंट्स के बयान पे
टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, चाइना पे भी टैरिफ की बात हुई है, उसके बाद मैक्सिको और कनाडा के हवाले से जो टैरिफ्स की बात हो रही है। तो पूरी दुनिया में शायद एक चीज उनके आने से पहले ही, चार्ज संभालने से पहले ही हम देख तो रहे हैं कि हर तरफ डिस्कस यही हो रहा है कि वो उनके साथ क्या करेंगे, किसी भी खत्ते की अगर आप बात करें। तो असद भाई, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, जैसे जो बाइडेन इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े सरमौरी के साथ हो रहे, कोई जो है वो इतना बेहतर तल्लुकात नहीं हम कह सकते। तो ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को आप कहाँ खड़ा देखते हैं, कैसे तल्लुकात होंगे? देखिए, मेरी चूंकि अपने मेरे प्रोग्राम में भी इस टॉपिक पे हम बात करते रहते हैं, और जितने भी बड़े बड़े दिमाग कह लें हम जिनसे हम बात करते हैं, उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद अब कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अमेरिका के रिलेशंस की लिस्ट में। हाँ, ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान बन सकता है, पोटेंशियल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट वंस अमेरिका है उसमें, और अमेरिका से सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स भी हम करते हैं, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं अमेरिका के लिए। ऑन कॉन्ट्रेरी, जब तक ताल्लुकात को अगर हम माजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो माजी में बाइडन इंतजामिया के साथ के दौर में तो एक फोन कॉल तक की बात थ्रू आउट होती रही, एक फोन कॉल भी नहीं हुई। लेकिन अब जहां तक ओवरऑल हमने देखा कि सदर ट्रंप जब मुंतखब हो रहे थे, जब उनकी ये पूरी कैंपेन चल रही थी, तो उसमें डायस्पोरा जो है यहाँ पे, जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, उनकी तरफ से उनकी सपोर्ट का ऐलान किया गया। दो कि वो एक डिवाइडेड ग्रुप था, बहुत एक सॉलिड सपोर्ट एक साइड की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक मेजॉरिटी जो थी पाकिस्तान के डायस्पोरा की, उन्होंने सपोर्ट किया रिपब्लिकन्स को। ठीक है। असद भाई, एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे गरनेल की ट्वीट्स आ रही हैं और उनके जो वीडियोस सामने आ रही हैं, और स्पेशली तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुतल्लिक जो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में कोई एक सियासी जमात, कोई एक दुनिया का कोई ऐसा लीडर जो है वो आ सकता है कि वो उसके लिए फ़ोन कॉल करें या प्रेशराइज करें किसी मुल्क को कि उसे छोड़ दें, रिहा कर दें? आने वाले दिनों में तो क्या होगा इस पे तो मैं शायद कुछ नहीं कह सकूंगा, लेकिन ये जरूर पॉइंट आउट कर सकता हूं कि सदर ट्रंप ने जब से वो इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से अब तक जितनी दफा भी, खास तौर पे पिछले 2 दिन में उन्होंने जो खिताब किए, कल उनकी विक्ट्री रैली थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, उसमें भी उन्होंने बात की। कोई 1 घंटे की स्पीच उन्होंने पिछले 2 दिनों में 1-1, 1.5 घंटा जो है वो बात की, लेकिन उसमें ना तो गार्नल का जिक्र है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर का जिक्र है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस तो हो सकती हैं, उम्मीदें तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ कोई हमें कुछ सॉलिड एविडेंस उसका नहीं है कि हम ये कह सकें कि उसकी बेस पे ये हो जाएगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट सर, फिर पाकिस्तान जो है, जारी बात है अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ और खित्ते की सूरत हाल है, तो आप समझते हैं कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला? बड़ा चेंज नहीं आने वाला। चाइना, चूंकि उस खित्ते की अगर हम बात करते हैं तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से जरूर बात हो रही है डीसी में कि चाइना के साथ स्टांस कैसा होगा, लेकिन एक एग्जांपल उसकी अगर आप देखें कि अगर जो सदर ट्रंप ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनॉग्रेशन जो होती है, जो हल्फबरदारी की तकरीब होती है अमेरिका में सदूर की, उसमें ये बड़ा डोमेस्टिक अफेयर था, इसमें किसी आलमी लीडर को नहीं बुलाया जाता था। इस दफा सदर ट्रंप ने जो है वो आलमी लीडरान को बुलाया, जिनमें अपने अगर रीजन की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में से, ग्लोबल साउथ में से चाइना के सदर को उन्होंने इनवाइट किया, दो कि वो खुद नहीं आ रहे, उनकी जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे मौजूद। तो पूरी इंपॉर्टेंस में अगर देखें तो चाइना शायद सरे फहरिस्त होगा। चाइना की बेस पे शायद। असदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थे असदुल्लाह खालिद साहब जो अमेरिका से मुतल्लिक बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।